हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का। आपको याद होगा लेक्चर 4 में मैंने है ना आपको सिखाया था कि कैसे आप आइसोमेरिज्म काउंट करते हैं, आइसोमर्स काउंट करते हैं अगर आपको एक फॉर्मूला दिया होता है। ठीक है, यहाँ भी यही करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में जो चीज छूट गई थी मैंने कहा था कि उसको इस लेक्चर में पूरा करूंगा। तो दो पार्ट में मैंने काउंटिंग, हाउ टू काउंट आइसोमर्स जो टॉपिक है उसको दो लेक्चर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया है, लेक्चर 5 में आधा हाउ टू काउंट बाकी है। ठीक है, तो लेक्चर 5 कहिए इसे, लेक्चर 5 आइसोमेरिज्म का। और मैं पढ़ा रहा हूं कि हाउ टू काउंट आइसोमर्स। ठीक है, हाउ टू काउंट आइसोमर्स। आइसोमर्स काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काउंट करना है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग बात है कि आगे चल के मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे बिना काउंट किए काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि पहले आप बेसिक्स जाने कि कैसे आइसोमर्स आप काउंट करते हैं। ठीक है, तो केस 4 तक ना मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया था। ये केस 5 है। केस 5 कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन हो और DBE1 हो तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी संभावनाएं आ जाएंगी यहां पे। अब पहली चीज क्या हो जाएगा कि अगर कार्बन है, हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और DBE1 है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। पहला, अगर स्टैंडर्ड चीजों में देखें तो कीटोन हो सकता है कि कीटोन में एक ऑक्सीजन होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो मैं इसे कीटोन कह सकता हूं, कीटोन संभव है। ठीक है, ऐसे ही एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, RCHO है ना, एल्डिहाइड्स भी इस फॉर्मूले से पॉसिबल है। ठीक है, तो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स मेनली जो है पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है, साइक्लिक अल्कोहल। ठीक है, साइक्लो एल्केनॉल्स हो सकते हैं, यानी साइक्लिक अल्कोहल्स हो सकता है, साइक्लिक ईथर्स हो सकता है। ठीक है, साइक्लिक ईथर्स, साइक्लिक अल्कोहल्स लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। साइक्लिक अल्कोहल्स हो सकता है, साइक्लिक ईथर्स हो सकते हैं। साइक्लिक ईथर्स में भी ना DBE1 हो जाएगा। ठीक है, और अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर। ठीक है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं DB अगर हमें पता रहता है तो हम बड़े आसानी से है ना जीरो इन कर पाते हैं कि कहां कहां क्या क्या चीजें है ना हो सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैं ये नहीं पूछूंगा कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, क्योंकि हर 6 केसेस में जाकर चीजों को निकालना बड़ा टायरसम हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन को कट शॉर्ट कर देता हूं। मैं सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एल्डिहाइड और कीटोन्स गिन के बताएं कितने होंगे। तो अगली चीज क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन फॉलोइंग फॉर्मूले, अब वो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स गिनना है। ठीक है, आइए गिनना शुरू करते हैं। कैसे गिनेंगे? केस फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, C2H4O। ठीक है, C2H4O है। ठीक है ना, नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स गिनना है। तो मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड का मतलब तो हो गया ये, क्या एल्डिहाइड का मतलब हो जाएगा CHO। इस कार्बन को हटाने के बाद एक ही कार्बन बचता है, तो एक कार्बन आप एक ही तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एक ही एल्डिहाइड होगा। कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी है, तो इधर एक और इधर एक कार्बन लगेगा तभी कीटोन होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एल्डिहाइड की जहां तक बात है, एल्डिहाइड जो है वो 1 हो जाएगा, जबकि कीटोन नहीं होगा, कीटोन नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पर कीटोन संभव नहीं है, कीटोन इज नॉट पॉसिबल, कीटोन संभव नहीं है। ऐसे ही
अगला क्वेश्चन क्या, C3H6O, ठीक है, C3H6O। अब यहां पे भी आप देखेंगे डीबी जो है वो 1 आ रहा है ना, 3 + 1 - 6/2, 4 - 3 1 आ जाएगा, ठीक है, डीबी 1 है। तो कितने एल्डिहाइड्स हो जाएंगे, एल्डिहाइड्स की जहां तक बात है, एल्डिहाइड्स कितने हो जाएंगे, तो CHO ये हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया, और 2 कार्बन हम लगाना चाहते हैं यहां पे, ठीक है, 2 कार्बन मेरे पास बच जाते हैं। ये CHO ग्रुप सिर्फ एक ही तरीके से यहां लग सकता है, क्योंकि ये और ये पोजीशन एक जैसी है, तो आप यहां लगाइए चाहे वहां लगाइए एक ही बात हो जाएगी। अगर यहां लगाएंगे तो आप मीथेन ईथेन प्रोपेन वनॉल कहेंगे, इधर लगा देंगे तो प्रोपेन वनल कहेंगे, प्रोपेनल इधर से लगाएंगे तब भी प्रोपेनल कहेंगे, तो दोनों का IUPAC नेम सेम हो जाएगा, CHO चाहे यहां लगाइए चाहे वहां लगाइए। ये बात तो कोई नई नहीं है, मैंने है ना बहुत बार लेक्चर नंबर 4 में भी समझाया है ना, तो आप उस पर लेक्चर 4 भी रेफर कर सकते हैं। कीटोन्स की जहां तक बात है, तो कीटोन्स कितने हो जाएंगे, तो कीटोन्स मुझे लगता है सिर्फ एक ही हो पाएगा, क्योंकि CO लगने के बाद एक कार्बन यहां लग सकता है, एक कार्बन यहां लग सकता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जैसे यहां पे एक एल्डिहाइड पॉसिबल था और एक भी कीटोन पॉसिबल नहीं थे, यहां पे एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, यानी दोनों जोड़कर कितने आ जाएंगे, 2 आइसोमर्स इस फॉर्मूले से पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या, C4H8O, ठीक है, C4H8O कितने आइसोमर होंगे, फिर वही बात DBE निकाल लीजिए, 4 + 1 - 8/2 यानी 5 - 4, DBE1 आ गया। DBE1 का मतलब दोनों चीजें हो सकती है, मैंने DBE1 है तो एल्डिहाइड और कीटोन्स तो हो ही सकते हैं, और साथ में बहुत कुछ हो सकता था, है ना, साइक्लिक अल्कोहल हो सकता है, साइक्लिक ईथर्स हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर हो सकता है, पर उनको मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूं। पर एग्जाम में अगर एक्सप्लोर करने के लिए आ जाए तो जो सिस्टमैटिकली मैंने आपको सोचना सिखाया है कि कैसे आइसोमर्स को गिनते हैं, वही अप्रोच आप जो है ना और लोगों के लिए भी रखेंगे, ठीक है। यहां पर फिलहाल मैं आपसे बस इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का कितने होंगे गिन के बताइए। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। सिर्फ देखने से आप कम सीखते हैं, आप देखते हुए आपने से लिखते हैं चीजें अगर, या नोट्स लिखते हैं या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आपकी लर्नेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये C4H8 हो जाएगा। एल्डिहाइड्स की जहां तक बात है, तो आइए एल्डिहाइड्स गिनते हैं। एल्डिहाइड्स कैसे गिने जाएंगे, तो 4 कार्बन में से एक तो अलग हो जाएगा, CHO हो जाएगा। अब बच गए कितने, 3 कार्बन। 3 कार्बन अगर कहीं लगे हों और उस पर मुझे अगर CHO लगाना है तो CHO एक यहां लग सकता है, ये और ये सेम है, और एक यहां लग सकता है। यानी एल्डिहाइड की जहां तक बात करें तो 2 एल्डिहाइड्स पॉसिबल है, CCC-CHO, और दूसरा क्या होगा, यहां लगेगा, तो एक काम करिए इस कार्बन को नीचे कर दीजिए, है ना, सेकंड वाले कार्बन पे लगेगा, तो मैंने इसको नीचे कर दिया, यहां आप CHO लगा दीजिए, काम हो जाएगा। तो यहां पे आप साफ देख सकते हैं कि यहां पर 2 एल्डिहाइड आपको मिल जाएंगे। कीटोन्स की जहां तक बात है तो कीटोन्स अभी भी एक ही मिलेगा, आप है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कीटोन ऐसे है CO, है ना, एक तरफ आप 2 कार्बन लगा सकते हैं, 2 कार्बन सिर्फ एक ही तरीके से लग सकता है और एक कार्बन सिर्फ एक ही तरीके से लग सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कीटोन जो है 1 हो जाएगा, और टोटल आइसोमर्स जो हो जाएंगे, है ना, दोनों को जोड़कर आ जाएंगे कितने, 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस C4H8O से, है ना, 3 आइसोमर्स एल्डिहाइड और कीटोन के पॉसिबल हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग C5H10O का, है ना, C5H10O। अगला क्वेश्चन है कि C5H10O हो जाए तो कितने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ऑन द सेम लाइंस इसी तरह से सोचना है, बिल्कुल जैसे अब तक आपने सोचा है C2H4 के लिए, C3H6 के लिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है C5ABC, है ना, D क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर D, C5H10O। अगेन इसका आप DB कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 + 1 - 10/2 यानी 6 - 5 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। DBE 1 आ गया, ठीक। अब एल्डिहाइड्स गिने जाएं। एल्डिहाइड्स कैसे गिनेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही सिंपल थे, तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए जहां कार्बन चेन वेरी कर जाए, तब आप एल्डिहाइड्स कैसे गिनेंगे ये आपको है ना पता होना चाहिए।
तो यहां पर आप एल्डिहाइड्स गिनने जा रहे हैं। तो पहली चीज तो क्लियर है कि आपको CHO लगाना है, ठीक है, CHO लगाना है। कैसे कैसे लगा सकते हैं? अब एक कार्बन अगर हटा दिया तो 4 कार्बन बचे। 4 कार्बन में CHO ग्रुप कैसे लग सकता है? यहां लगा सकते हैं, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ठीक है, और यहां लगा सकते हैं, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ठीक है ना, ये दोनों पोजीशंस एक जैसी है, ठीक है, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ये और ये एक पोजीशन एक जैसी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह से 2 एल्डिहाइड पॉसिबल हैं और मैं उनको ड्रॉ करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि अब तक मैंने इतने केसेस किए हैं कि व्यूवर्स को ये अंडरस्टूड है कि यहां का मतलब CHO यहां लग गया और यहां का मतलब इस कार्बन को नीचे करके CHO लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की चेन ले लीजिए और इसमें CHO लगाइए, CHO लगाइए। अब यहां पर CHO कैसे कैसे लग सकता है? एक यहां लग सकता है, यहां नहीं, यहां नहीं, एक जैसा है, और एक यहां लग सकता है। चलिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। CCCCCHO पेंटेनल, और एक क्या बन सकता है? यहां अगर जुड़ेगा तो इसको नीचे कर दीजिए, CCCC, ऐसे क्या सेकेंड कार्बन पे CHO जुड़ गया। आप इसका नाम लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी 2 एल्डिहाइड्स पॉसिबल हो जाएंगे, CCCCCHO, और एक यहां सब जुड़ेगा तो आप लिख सकते हैं, तब इसको आप ऊपर कर सकते हैं, CCCCCHO, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 2 एल्डिहाइड्स हैं और यहां पे इस फॉर्मूले से 2 एल्डिहाइड्स हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि टोटल एल्डिहाइड्स तो 4 हो जाएंगे। अब बात कीटोन की है, कीटोन कितने होंगे देखा जाए तो कीटोन्स की जहां तक बात है, आप पहले ग्रुप बनाइए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर नंबर 4 में ईथर्स के लिए बताया है, सेम वही तरीका कीटोन्स के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ईथर्स की तरह कीटोन भी डाइवैलेंट होते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ईथर्स की तरह कीटोन भी डाइवैलेंट होते हैं, दो वैलेंसी होती है। तो अगर आप कीटोन गिनने के पीछे जा रहे हैं, कीटोन्स गिनने के पीछे जा रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 कार्बन है तो 4, एक तो ये 5 हो जाएगा, नहीं 3, 1 4 1 5, 3 1 CO C2, ठीक है, ऐसे ये C3 हो जाएगा, C3, ठीक है। अब होता क्या है कि ये चीज आ गई। अब आप देख सकते हैं कि आपको CO और C ये ग्रुप पे कोई चेंजेस आने नहीं है, ये ग्रुप लगाना है। 3 कार्बन में ये ग्रुप कितने तरीके से लग सकता है? तो 3 कार्बन की चेन आपने बना ली और आपको बताया कि COC लगाना है। तो ये जो COC है ये पहले यहां लग सकता है, यहां नहीं, और फिर यहां लग सकता है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, यानी आप कह सकते हैं कि CCC COC एक चीज हो जाएगी, और इसको अगर आप नीचे कर दें तो CCC COC ये दूसरी चीज हो जाएगी। तो ये 2 कीटोन्स तो पॉसिबल हैं। यहां पर इस तरीके से जहां एक तरफ 3 कार्बन और दूसरी तरफ 1 कार्बन हो, ऐसे 2 कीटोन्स संभव हैं, ठीक है। अब इसकी बात करिए, अगर इधर 2 उधर 2 हो तो क्या होगा? तो अगर 2 है तो आप ऐसे कर सकते हैं CCO, 2 कार्बन में कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, इसलिए आप कह सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, है ना, कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 कीटोन पॉसिबल है। तो कीटोन्स की बात करें तो 2 और 1 है ना, 3 कीटोन्स यहां पे पॉसिबल है, तो कीटोन्स 3 हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। 3 कीटोन है और 4 एल्डिहाइड है, यानी मैं कह सकता हूं कि C5H10 के फॉर्मूले से, है ना, लगभग 4 और 3 7 एल्डिहाइड और कीटोन्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं पहले चेन्स में चीजों को तोड़ता हूं, फिर फंक्शनल ग्रुप को उन पे सजाता हूं, ठीक है। यही आपका अप्रोच होना चाहिए गिनते समय, क्योंकि अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। ऐसे ही यहां पे भी मैंने क्या, 3 कार्बन को यहां पे मैंने, जब भी डाइवैलेंट चीजें होती हैं तो फिर हम लोगों को ऐसा ग्रुप बनाना पड़ता है, 3 1, है ना, 2 2, ऐसे ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और फिर उनको चीजें सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। अगर सिंगल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो फिर आप एक एक करके उसको सजाना शुरू करते हैं। तो ये एक केस हो गया, केस नंबर 5। अब अगला केस देखते हैं, केस नंबर 6। वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। केस नंबर 6 कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहां पर 2 ऑक्सीजन हो जाए, यहां पर 2 ऑक्सीजन हो जाए लेकिन DB1 रहे, केस नंबर 6 की बात कर रहा हूं, DB1 रहे, 2 ऑक्सीजन हो जाए,
तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन हम लोग वो पॉसिबिलिटीज पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फंक्शनल ग्रुप्स पे आप निगाह डालेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में देखे थे, उनको मैं स्टैंडर्ड कह रहा हूं, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड, अमीन्स, अगर स्टैंडर्ड ग्रुप्स अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 ऑक्सीजन के साथ और DB1 हो, 2 ही ग्रुप हो सकते हैं जो स्टैंडर्ड है। पहला RCOOH, इसमें 2 ऑक्सीजन है और 1 पाई बॉन्ड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर आप एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, RCOOR-, यानी 2 ऑक्सीजन है और 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड मतलब DB1 हो गया और 2 ऑक्सीजन है, यानी ईस्टर हो सकता है। तो मैंने क्या देखा कि अगर मुझे ऐसा केस मिलता है जहां कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, 2 ऑक्सीजन हो और DB1 हो, तो स्टैंडर्ड फंक्शनल ग्रुप्स के हिसाब से मैं सोच सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर हो सकता है, ठीक है। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी हमारी। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है C2H4O2, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, काउंट नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स, number of carboxylic acids and esters with following formula. Count number of carboxylic acids and esters with following formula. ठीक है, क्या फॉर्मूले हो जाएंगे, पहला A C2H4O2, ठीक है, C2H4O2, DBE कितना आ जाएगा, DBE आ जाएगा इसका 2 + 1, 3 - 4/2, है ना, 3 - 2 यानी 1, DBE1 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यही केस बन जाएगा जहां पे 2 ऑक्सीजन है और DBE1 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है और DBE1 है, ठीक है, ये केस बन गया। आइए देखते हैं कितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स पॉसिबल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक चीज तो ये हो जाएगी COOH, इसके अलावा एक कार्बन बचता है, एक कार्बन एक ही तरीके से लगा सकता है, यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है इस फॉर्मूले से, ठीक है। ईस्टर की बात करिए तो मन में आ सकता है कि सर ईस्टर्स कैसे पॉसिबल होंगे, ईस्टर्स तो है ना डाईवैलेंट होते हैं, ठीक है, तो ईस्टर के लिए कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, है ना, इधर और इधर। तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही स्पेशल केस है, अक्सर लोग गलती करते हैं ईस्टर है ना काउंट करने में, ये चीज भूल जाते हैं। क्या आप इधर ईस्टर के केस में इधर हाइड्रोजन रख सकते हैं, इधर कार्बन रख सकते हैं, अगर आप इधर कार्बन रखते हो इधर हाइड्रोजन रखते हैं तब भी आप इसको कह सकते हैं मिथाइल फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से आया है, फॉर्मिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल के रिएक्शन से आ जाएगा, ठीक है। तो ईस्टर्स में इस तरफ कार्बन होना जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन इस तरफ एक कार्बन होना जरूरी है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर भी एक ईस्टर संभव है। आप ध्यान दीजिए ईस्टर कैसे बनते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। मोटे तौर पे इस रिएक्शन को आप ऐसे देख सकते हैं कि ये वाटर निकल जाता है और क्या बन जाता है, RCOOR', ठीक, अच्छा, ठीक है। तो ये एसिड होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, तो ईस्टर संभव है। तो इस एसिड को मैं फॉर्मिक एसिड ले सकता हूं, ठीक है, उस केस में यहां पे H हो जाएगा, ये ईस्टर है। लेकिन इस केस में यहां का R हटा के H लिखने पे भी ये एसिड है और इसलिए ये ईस्टर है। लेकिन ये R हटा के आप अल्कोहल गैस में नहीं लिख सकते, यानी यहां पे H नहीं लगा सकते, है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है यहां का आप R' नहीं हटा सकते, यानी इस तरफ आपके लिए एल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, यानी कम से कम एक कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे, है ना, ये नोटवर्दी बात है, नोट कर लें
कि ईस्टर्स के केस में आप इस तरफ हाइड्रोजन रख सकते हैं, तब भी आपसे गलती नहीं होगी। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर ना मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही ईस्टर पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन हो, इधर एक कार्बन हो। इस कार्बन को उधर ले जाएंगे तो यहां हाइड्रोजन लग जाएगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का केस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब तक एक क्वेश्चन कराया आपको इस फॉर्मूले पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। C3H8, ठीक है, उसमें गिनते हैं कितने ईस्टर्स होंगे और कितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। अगला केस, केस बी। अगर मुझे C3H6O2 मिलता है, तो मैं यहां पे DB के केस में क्या लिखूंगा, 3 + 1 - 6/2, 6/2 यानी 4 - 3, यानी 4 - 3 1। फिर DB 1 आ रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वही गिनने भी हैं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स गिनने हैं। तो आइए कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर गिनते हैं, कैसे हो जाएंगे। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड गिना जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड गिनते समय मैं बिल्कुल एल्डिहाइड या अल्कोहल वाला सिस्टम फॉलो करूंगा। क्या मैं जानता हूं कि इसमें से एक कार्बन तो COOH में चला जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 2 कार्बन बचेंगे। 2 कार्बन पे COH जो है एक ही तरीके से लगाया ही जा सकता है, यहां और यहां एकदम सिमेट्रिक है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड संभव है, वो है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, यही संभव होगा। ठीक है, ईस्टर्स की बात की जाए, ईस्टर्स के केस में मैं फिर ईथर्स की तरह या कीटोन्स की तरह बाइफर्केशन करूंगा, पहले ग्रुप्स बनाऊंगा। ठीक है, तो ईस्टर कैसे कैसे हो सकते हैं। ईस्टर एक ऐसा हो सकता है जहां COO इधर H लग जाए, H इधर लग जाएगा, एक कार्बन खप गया, यानी 2 कार्बन बचा, यहां 2 कार्बन लग जाए, एक ग्रुप। ठीक है, फिर एक कार्बन आप उधर भेज दीजिए, COOC, ये दूसरा ग्रुप, इसको उधर नहीं भेज सकते क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि यहां 2 कार्बन है और ये HCOO ग्रुप इस पे लगना है। ये कितने तरीके से लग सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से ये ग्रुप इस पे लग सकता है, ये ऐसे, यहां ये और ये ग्रुप है ना, ये और ये पोजीशन सिमेट्रिकल है। यानी ईस्टर्स की बात करेगा तो सिर्फ एक ही ईस्टर संभव है ना, यहां पे कौन सा, HCOOCC। ठीक है, इथाइल फॉर्मेट कहेंगे। और यहां पे भी आप कोई वेरिएशन नहीं कर सकते, एक और एक है ना, तो एक कार्बन इधर है, एक कार्बन है, तो कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, तो ये भी एक ईस्टर हो जाएगा। तो ईस्टर्स की अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेगा तो इस फॉर्मूले में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड संभव है, जबकि अगर ईस्टर्स की बात करेंगे तो इस फॉर्मूले से 2 ईस्टर्स संभव है। ठीक है, 2 ईस्टर्स पॉसिबल है। तो ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड गिन लिया। मैं कह सकता हूं कि C3H6O2 फॉर्मूले से एक कार्बोक्सिलिक एसिड और ये 2 ईस्टर्स है ना पॉसिबल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टॉपिक पे, सेम फंडे पे प्रैक्टिस होगी, ये आप करिए। C4, अगर मैं इसको C4H8 कर दूं, आपका आंसर कैसे बदल जाएगा। ठीक है, C4H8O2, DB कितना आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स कितने होंगे, ये हमको गिनना है। ठीक है, तो आइए गिनते हैं कैसे हो जाएगा। पहले DB निकालते, DB कितना आ जाएगा, DB हो जाएगा 4 + 1 5 - 8/2, 8/2, 5 - 4, 5 - 4 is 1। ठीक है, तो DB 1 है, तो पक्का एक तो श्योर है कि ये फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का हो सकता है। अब इस पे आइए, COOH। ठीक है, COOH अलग कर दिया, 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन की सिर्फ एक ही चेन बन सकती है, और ये COH यहां जुड़ सकता है और ये COH यहां जुड़ सकता है, ये और ये पोजीशन एक जैसी है। ये बात अब तक आपको समझ में आने लग गई होगी, है ना। तो क्या क्या एसिड्स हो सकते हैं, COOH, और दूसरा हो सकता है कि इस अगर यहां जुड़ना है तो इसको नीचे कर दीजिए, COOH, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब ईस्टर्स की बात की जाए, ईस्टर्स की बात की जाए, ईस्टर्स की बात यह है कि अगर ईस्टर की बात की जाए तो ईस्टर में पहले मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, तो COO, इधर H लगा देता हूं तो इधर 3 कार्बन लगा सकता हूं, फिर एक कार्बन वहां भेज देता हूं, तो एक ग्रुप ये हो जाएगा COOCC। ठीक है,
O2 और ये, और फिर एक उधर भेज सकता हूं तो ये हो जाएगा C2COOC1। याद रखिएगा ईथर होता तो C1C2 और C2C1 एक ही बात होते हैं, क्योंकि इसी को आप पलट देते तो ये आ जाता। ठीक है ना, इसी को आप ऐसे ऐसे कर देते तो ये आ जाता, सिमेट्रिकल था। ईथर्स जो है सिमेट्रिकल होते हैं, इसलिए ये दोनों ग्रुप एकदम इक्विवेलेंट है। लेकिन ईस्टर्स के केस में ये ग्रुप सिमेट्रिकल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, जबकि यहां पे 2 कार्बन कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, कार्बन से जुड़ा है, तो ईस्टर के लिए C1C2 और C2C1 अलग अलग होते हैं, जबकि ईथर के लिए C1C2 और C2C1 एक ही जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको खासा ख्याल रखना है कि ये ईथर नहीं है, ईस्टर है, अनसिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसलिए 2 अलग अलग केसेस हो जाएंगे। इसको उधर फर्दर नहीं भेज सकते क्योंकि यहां हाइड्रोजन लगेगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का केस हो जाए। तो ईस्टर्स की जहां तक बात है, इतने ही ईस्टर्स हो सकते हैं। अब मैं देख सकता हूं ये 3 कार्बन की चेन है और ये ग्रुप लगना है इस पे। ये ग्रुप कितने तरीके से लग सकता है? एक यहां लग सकता है, यहां नहीं, एक यहां लग सकता है, 2 जगह लग सकता है। तो अगर ईस्टर्स की बात करिए तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, HCOOCCC। दूसरा क्या हो जाएगा? HCOO। अगर यहां लगेगा तो मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है, CCC, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो HCOOCCC, HCOOCCC, ये दो आपके चीजें ईस्टर्स हो जाएंगे। यहां की बात करिए, यहां पे बहुत वेरिएशन नहीं आएगा, 2 कार्बन में कोई वेरिएशन नहीं, 2 कार्बन बहुत सिमिलर होते हैं, एक ही जगह चीजें अटैच हो सकती हैं, तो ये अपने आप में एक ही ईस्टर होगा, CCOOCC। और ऐसे ये भी अपने आप में सिर्फ एक ही ईस्टर होगा, आप दूसरा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ ईस्टर्स की जहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड की जहां तक बात है, इस फॉर्मूले के 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। ईस्टर्स की जहां तक बात है, यहां पे 2, 3 और 1, 4 ईस्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से 4 ईस्टर्स पॉसिबल है। तो हम लोगों ने लगभग केस नंबर 6 तक देख लिया है ना, और एक एक करके ऑक्सीजन वाले सारे केसेस भी खत्म हो गए। अब अगला केस क्या? अगर मैं आपको कहूं कि केस नंबर 7 मेरा है, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और एक नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और एक नाइट्रोजन हो और डीबी 0 हो, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं देखा जाए तो बड़े इजीली हम इसको कर सकते हैं। क्या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं? अगर डीबी 0 हो तो स्टैंडर्ड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है RNH2 यानी 1 डिग्री अमीन, RNH R डैश यानी 2 डिग्री अमीन, RN R डैश R डबल डैश यानी 3 डिग्री अमीन हो सकता है। अब ध्यान इस बात का देना है कि ये मोनोवैलेंट है, तो ये वैसे ही गिना जाएगा जैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड गिनते थे या अल्कोहल गिनते थे या एल्डिहाइड्स गिनते थे। ये डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको वैसे ही गिनेंगे जैसे ईथर्स को गिनते थे, पहले ग्रुप्स बनाएंगे अलग अलग कॉम्बिनेशन का। और ये पहली बार हमें ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मिला है, तो यहाँ पे 3-3 लोगों का हम लोग ग्रुप बनाकर और जज करने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें क्वेश्चंस करके ही समझ में आएंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमीन्स गिनना, कैसे अमीन्स गिने जाएं मैं आपको सिखाता हूं। बेसिकली मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि हर एक फंक्शनल ग्रुप में जाकर आपको आइसोमर्स काउंट करना सिखाऊं। फिर अगले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बिना गिने ही आप फंक्शनल ग्रुप्स को गिन सकते हैं। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप को आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली बिना गिनने वाला तरीका नहीं सीखते हैं, क्योंकि हमें बेसिक्स का पहले है ना ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ
1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स with formula count 1 degree 2 degree and 3 degree amines with formula। कौन सा फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला मैं दे रहा हूं। पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है C3H9N। तो हमेशा फॉर्मूला कोई भी आए पहले आप देख लीजिए dB कितना आ रहा है। dB आ जाएगा 3 + 1 -9 - 1 by 2। ठीक है, 9 - 1 by 2 ये आ जाएगा 4 - 4 0, यानी पक्का है कि अमीन तो होगा। अब 1 डिग्री अमीन्स गिने जाएं। ठीक है, 1 डिग्री अमीन्स कितने होंगे गिन लिए जाएं। 1 डिग्री अमीन के लिए आपको NH2 लगाना होगा और यहां पर 3 कार्बन है। 3 कार्बन में एक NH2 आप कितने तरीके से लगा सकते हैं? 1 और 2। ठीक है, 2 तरीके से लगा सकते हैं, यानी यहां पे 2 अमीन्स हो जाएंगे CCCNH2 और यहां जब लगाएंगे तो हो जाएगा, है ना, CCCNH2। हर एक चीज ड्रॉ करिए। ठीक है, 1 डिग्री अमीन तो हो गया। अब 2 डिग्री अमीन्स की बात की जाए, 2 डिग्री अमीन्स कितने हो जाएंगे? तो 2 डिग्री अमीन्स के लिए आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे NH है, N है, इस तरफ 2 1 1 2 2 1 1 2। अब मैं बता दूं 2 1 और 1 2 ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आप इसी को पलट देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पलट देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, इसको हटा दीजिए और गिनते हैं इसको। यहां पे भी 1 कार्बन और NH में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। 2 कार्बन में जरूर सोच सकता हूं मैं, लेकिन 2 कार्बन में भी वेरिएशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां अगर यहां लगेगा, अगर यहां पे ये चीजें लग जाएंगी तो यहां नहीं, यानी इसका सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है ना, यहां पे एक ही चीज पॉसिबल है, CCCNC। 3 डिग्री अमीन कितना हो जाएगा? 3 डिग्री अमीन्स की जहां तक बात है, आप कह सकते हैं कि 3 डिग्री अमीन बस ऐसे ही हो जाएगा, CCC, क्योंकि 3 कार्बन है तो, है ना, ट्राइवेलेंट है तो एक 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 ही लग सकता है और कोई पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, मैंने दिखाया कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन गिना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि C4H10N अब कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन होंगे? ठीक है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मैं चाहता हूं कि व्यूवर्स पहले अटेम्प्ट करें, देखें जैसे मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स काउंट किया है, ऐसे आप भी इस वीडियो को पॉज करके, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स खुद काउंट करिए। प्रैक्टिस करने से आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी, खुद करने से भी क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर जो dB हो जाएगा, है ना, वो कैसे आ जाएगा? dB हो जाएगा 4 + 1 5 - 10 - 1 by 2। ठीक है ना, 10 माइनस नहीं, 10 नहीं होगा, ये 11 होगा, 11 - 1 by 2, ये आ जाएगा 5 - 5 दैट इज 0। ठीक है, 0 आ गया, यानी यहां पे dB 0 है। अगर मैं 1 डिग्री अमीन की बात करूं, 1 डिग्री अमीन की बात करूं, कितने 1 डिग्री अमीन्स हो सकते हैं गिने जाएं? तो 4 कार्बन है ना, पहले 4 कार्बन की चेन बनाई, फिर 3 कार्बन की चेन बनाई मैंने। अब मुझे NH2 लगाना है। ठीक है, NH2 में यहां और यहां लगा सकता हूं, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ऐसे ही मैं इसको यहां लगा सकता हूं, फिर यहां और यहां लगाने की जरूरत नहीं, और एक बार मैं यहां लगा सकता हूं। तो 4 अमीन्स मुझे, है ना, यहां पर साफ दिखाई पड़ रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। CCCNH2 एक अमीन हो गया। ठीक है, दूसरा जब यहां लगेगा तो CCC, ये वाला कार्बन मैंने नीचे कर दिया, NH2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अगर यहां लगाऊंगा तो CCCC, ठीक है ना, NH2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहां अगर लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, CCCCC, और यहां पे मैं NH2 लिख सकता हूं। तो 1 डिग्री अमीन तो यहां पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात 2 डिग्री अमीन्स की। ठीक है, 2 डिग्री अमीन्स की जाए कि 2 डिग्री अमीन्स जो है कैसे होते हैं, कैसे गिने जाएंगे 2 डिग्री अमीन्स। तो 2 डिग्री अमीन्स को गिनने में क्या है, कुछ नहीं, पहले ग्रुप बनाइए। आपके पास 4 कार्बन है। ठीक है, 4 कार्बन है तो आपने 3 1 और 2 2 का एक ग्रुप बना लीजिए।
3 डिग्री अमीन का। ठीक है, अब यहां पे देख सकते हैं 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन बनाया, एनसी जोड़ना है आपको, एनसी जोड़ना है। एनसी आप कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, एक आप यहां जोड़ सकते हैं तो यहां नहीं, और एक यहां जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इस फॉर्मूले या इस ग्रुप के कितने अमीन होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री, एक ये हो जाएगा जब यहां जुड़ेगा, और दूसरा हो जाएगा सी 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 एन सी, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो तरह के ग्रुप्स आपके दो आपके अमीन्स हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सी सी और एन और सी सी ये सिर्फ एक ही तरीके से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 3 डिग्री अमीन्स की बात की जाए, 3 डिग्री अमीन्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एन, इधर 2 लगा दीजिए, इधर 1 इधर 1। देखिए 1 और 2 कार्बन जहां भी होते हैं वहां कोई वेरिएशन नहीं होता, तो यहां पर सिर्फ एक ही 3 डिग्री अमीन होगा। तो मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि कितने 1 डिग्री अमीन है, तो मैं 2 और 2 कहूंगा 4 1 डिग्री अमीन इस फॉर्मूले से पॉसिबल है। 2 डिग्री अमीन्स की बात करिए तो मुझे लगता है 3 2 डिग्री अमीन इस फॉर्मूले से पॉसिबल है। और अगर कोई मुझसे पूछता है कितने 3 डिग्री अमीन पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा सिर्फ एक 3 डिग्री अमीन इस फॉर्मूले से पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और हो गया जो मैंने ना अमीन्स के ऊपर किया है। मेरे को लगता है कि इतना करना इस केस में काफी रहेगा। ठीक है, अब अगला केस क्या, अगला केस है अमाइड्स। केस नंबर 8 अमाइड्स का केस है। तो हर केस जाकर देख रहा हूं मैं, हर तरह के फंक्शनल ग्रुप्स गिनना सिखा दे रहा हूं मैं। खासतौर से आपको मेजर 3 कैटेगरी है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स जब भी जुड़ेंगे ऐसे ही जुड़ेंगे, डाईवैलेंट जो है वो ग्रुप बना बना कर जुड़ेंगे, और ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अपने आप में नया केस था, वो भी ग्रुप्स बनाकर गिना जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही गिना जाना चाहिए। अब सेकेंड लास्ट केस के है ये 8th केस। अगर आपको 8th केस कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, एक नाइट्रोजन हो और एक ऑक्सीजन हो और DBE1 हो, क्या हो सकता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहां पे। एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो है अमाइड। ठीक है ना, अमाइड हो सकता है। कौन कौन से अमाइड हो सकते हैं? RCONH2, ये एक अमाइड हो गया। ठीक है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और DBE1 भी बॉन्ड है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री अमाइड हो गया। ऐसे ही 2 डिग्री अमाइड हो जाएगा जब है ना RCONH R' हो जाएगा, ये भी संभव है, 2 डिग्री अमाइड हो जाएगा। ध्यान इस बात का देना है, ठीक है, ध्यान इस बात का देना है कि यहां पर ये चीज हाइड्रोजन हो सकती है। ठीक है, जैसे ईस्टर का केस था वैसे ही एग्जैक्टली ये केस है, ये चीज यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकती है। और है ना 3rd केस क्या हो जाएगा? RCON R'। ठीक है, आपका 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइड हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा कि इस केस में भी है ना 3 डिग्री अमाइड है, इस केस में भी ये चीज हाइड्रोजन हो सकता है, तब भी ये अमाइड ही कहा जाएगा। ठीक है, हम कहेंगे ये फॉर्मामाइड है, एन-एल्काइल फॉर्मामाइड कहा जाएगा। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इन दोनों में यहां ये चीज हाइड्रोजन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे R कैन बी हाइड्रोजन, यहाँ R कैन बी हाइड्रोजन। ठीक है, हियर ऑल्सो है ना R कैन बी है ना हाइड्रोजन, R हाइड्रोजन हो सकता है तीनों केसेस में। अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वही काउंट ऑल सॉर्ट्स ऑफ अमाइड्स पॉसिबल विद द फॉर्मूला। तो व्यूअर्स साथ साथ गिनिए, क्योंकि जितना आप गिनना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उतना आपकी क्लैरिटी आएगी और आप एरर नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि काउंट ऑल टाइप्स ऑफ अमाइड्स विथ फॉर्मूला। ठीक है, तो दो ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ठीक है, पहला फॉर्मूला है C3H7NO। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, DB निकाल लेते हैं इसका, DBA है ना। DB कितना आ जाएगा? DB हो जाएगा 3 + 1 - 7 - 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां DB1 आ रहा है।
अमाइड का केस है। चलिए पहले 1 डिग्री अमाइड देखते हैं। 1 डिग्री अमाइड कितने हो जाएंगे? तो 1 डिग्री अमाइड के लिए CONH2 अलग कर दीजिए, 2 कार्बन बच गया, एक यहां लग सकता है, यहां नहीं, ठीक है ना। तो इस कार्बन इसको हम यहां लगा सकते हैं CONH2 को। तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही अमाइड यहां पे इस फॉर्मूले से पॉसिबल है, CCCCONH2, ठीक है। अच्छा, अब 2 डिग्री अमाइड की बात की जाए तो मैंने हमेशा कहा कि 2 डिग्री अमाइड के केस में आपको, है ना, जहां डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं, है ना, वहां आपको हमेशा ग्रुप्स में पहले चीजों को तोड़ देना चाहिए, फिर हर एक ग्रुप में आपको जो है एंट्री करके देखना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड है, तो 2 डिग्री अमाइड के लिए कुछ ऐसा हो सकता है, यहां हाइड्रोजन हो सकता है, CONH तो होगा ही होगा, ठीक है, और साथ में 2 कार्बन बच जाते हैं, यहां पे 2 कार्बन यहां लग सकते हैं, एक ये इधर भी जा सकता है, यानी एक कार्बन CONH, है ना, C1 हो सकता है, और ये एक कार्बन अब उधर नहीं जा सकता क्योंकि यहां हाइड्रोजन लगने का मतलब 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जहां 2 कार्बन हो या जहां पे एक कार्बन हो वहां कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, अब वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाइड अगर देखेंगे तो यही एक अमाइड पॉसिबल है, जबकि यहां देखेंगे तो यही एक अमाइड पॉसिबल है। तो मैं देख सकता हूं कि 2 डिग्री अमाइड जो है वो 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 डिग्री अमाइड 1 है, 2 डिग्री अमाइड यहां पर 2 हो जाएंगे। 3 डिग्री अमाइड्स देखे जाए तो 3 डिग्री अमाइड्स की जहां तक बात है, 3 डिग्री अमाइड्स की जहां तक बात है, तो 3 डिग्री अमाइड्स कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री अमाइड्स में आपको अब 3 चीजें करनी होगी। इधर इधर यहां पे H लगा दिया, अभी भी मेरे पास 2 ही कार्बन बचे हैं तो एक एक ही लगा सकता हूं, ठीक है। और अगर एक एक कहीं पे 1 या 2 लोगों में वेरिएशन है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, यानी यही एक अमाइड पॉसिबल है 3 डिग्री, ठीक है। तो टोटल 4 अमाइड इस फॉर्मूले से पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा जरूर एक जैसे ही क्वेश्चंस है, मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको कहां तक बताना है और कहां तक आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। कहां तक करने पर आपकी क्लैरिटी एकदम अच्छी हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन इसमें करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 3 डिग्री अमाइड के केसेस या 3 डिग्री ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के केसेस नहीं देखे, अब तक हर बार एक ही आंसर आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें उसमें भी कुछ वेरिएशन आ जाए। तो अगला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H11NO, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका अगर आप डीबी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी डीबी जो आ जाएगी वो आएगी, इसकी डीबी आ जाएगी 4 + 1 - 11 - 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये चीज आ जाएगी 5 - 5 दैट इज 0, ठीक है। नहीं ये सॉरी, इसको 13 होना चाहिए, 13 C4 तो 5, 13 सॉरी इसको 9 होना चाहिए, ये 9 हो जाएगा -1, तो ये 4 हो जाएगा, DB 1 आ जाएगा, ठीक है। C4H9 इसका फॉर्मूला है, मैं गलत लिख रहा था अब तक। तो C4H9NO, ठीक है, इसका DB 1 आ गया। कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, कितने तरह के अमाइड्स होंगे, आइए गिनते हैं, ठीक है। तो अगर आप 1 डिग्री अमाइड्स पे जाएंगे, 1 डिग्री अमाइड्स पे जाएंगे आप, तो कितने 1 डिग्री अमाइड्स हो जाएंगे देखा जाए तो 1 डिग्री अमाइड्स के लिए CONH2 तो लगना है। अब इसके अलावा 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन ऐसे लगा दीजिए, और ये 3 कार्बन यहां लग सकते हैं, 1 यहां नहीं, यहां लग सकते हैं, यानी इसमें 2 अमाइड्स पॉसिबल है, CONH2, और एक और अमाइड पॉसिबल होगा जिसमें ये नीचे आ जाए CCC और ये चीज CONH2 हो जाए। 2 अमाइड्स पॉसिबल है। तो 1 डिग्री अमाइड तो 2 हो गए, इतना कैटेगोरिकली मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब 2 डिग्री अमाइड्स की बात करें, ठीक है, 2 डिग्री अमाइड्स कितने होंगे देखा जाए तो अगर 2 डिग्री अमाइड्स की बात करेंगे तो इसमें आपको ग्रुप करना पड़ेगा, है ना, CO-NH, है ना, ये चीज तो फिक्स है, ये तो ग्रुप ही है, फंक्शनल ग्रुप है। इस तरफ हाइड्रोजन हो सकता है, एक कार्बन हटाने के बाद यहाँ पे 3 कार्बन बनते हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दिया, फिर एक में वहां ले जाता हूं तो मैं लिख सकता हूं 2, फिर एक उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 3, 1। अब मैंने कहा जहां 3 होते हैं वहां पे पॉसिबिलिटी होती है, 1 या 2 में कुछ पॉसिबिलिटी है, तो 3 कार्बन अगर होंगे तो ये पूरे ग्रुप को आप यहां लगा सकते हैं और यहां लगा सकते हैं।
तो यहां पे आपको दो अमाइड्स मिल जाएंगे 2 डिग्री HCONH, है ना, CCC, और दूसरा क्या मिल जाएगा HCONH, और यहां ये ग्रुप यहां लगे, यानी ये चीज नीचे आ जाए, ठीक है, CCC डैश ऐसे आ जाए, ठीक है ना, ऐसे आ जाए, तो दो अमाइड्स यहां पे हो गए। ऐसे जहां पे दो कार्बन होते हैं वहां कोई वेरिएशन नहीं हो सकता, यानी यहां पे एक ही चीज संभव है, CONHCC, ठीक है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। हाँ, यहां की बात करिए, अब यहां पे 3 कार्बन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3, और ये पूरी चीज एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां पे लग जाएगी, यानी मैं कह सकता हूं CO, क्योंकि एक कार्बन में कोई वेरिएशन नहीं होगा, CONHC, इस चीज को मैं यहां लगा सकता हूं, यहां नहीं, इस चीज को मैं यहां लगा सकता हूं, ठीक है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CCCCONHC, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, CCC, यहां लगा दीजिए CONHC, ठीक है, CCC, ये C यहां आ गया, CONHC, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अमाइड्स हो गए। अब बात अगर चले कि 3 डिग्री अमाइड्स कितने होंगे, तो वो भी हम बड़ी आसानी से गिन सकते हैं, है ना। 3 डिग्री अमाइड्स में इस तरफ गिन रहा हूं, ठीक है, जगह खत्म हो गई उधर, ठीक है। तो 3 डिग्री अमाइड्स कैसे गिने जा सकते हैं देखा जाए। अब 3 डिग्री अमाइड्स की जहां तक बात है, 3 डिग्री अमाइड्स, तो 3 डिग्री अमाइड्स कैसे गिने जाएंगे, आप ऐसे कर लीजिए CON। अब आपको 3 जगह चीजें लगानी है और आपके पास 3 कार्बन ही है, ठीक है, 3 कार्बन है। खैर, एक पॉसिबिलिटी तो ये बन सकती है कि यहां H लगा दीजिए, तो यहां 2 और यहां 1, और एक हो सकता है कि एक कार्बन यहां आ जाए, तो C1 CONH N, सॉरी नॉट NH, C1, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अब आप देख सकते हैं, मैंने कहा 2 कार्बन में कोई वेरिएशन नहीं होता, एक कार्बन में कोई वेरिएशन नहीं होता, तो इनमें तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CC, और इनमें भी एक कार्बन है तो कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं कि 3 डिग्री अमाइड्स की जहां तक बात आएगी तो ये 2 हो जाएंगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी चीजें हम लोगों ने इसमें सीखी। C4H9NO से 1 डिग्री अमाइड कितने होंगे, 2 डिग्री अमाइड्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे 5 हो जाएंगे, ये 2, ये 1 और यहां पे 2, ठीक है, 2 5 हो जाएंगे। और अगर 3 डिग्री अमाइड्स की बात करेंगे तो 3 डिग्री अमाइड्स यहां पर 2 हो जाएंगे। तो ये लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। अभी भी एक जनरल तरह का क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूं, जिसमें हम लोग है ना कोई स्पेशल फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होगा, पर बेंजीन इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, बेंजीन इन्वॉल्व होगा। वैसे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स कैसे गिने जाते हैं उस पे मैं 2-3 क्वेश्चन कराना चाहता हूं, फिर मैं इस लेक्चर को एंड मान सकता हूं। मुझे संतोष रहेगा कि मैंने हर तरह के केसेस में आपको है ना आइसोमर्स को गिनना सिखा दिया है, ठीक है। तो आइए पहला केस, अब उस तरह के क्वेश्चंस भी करते हैं जो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स पे होंगे, उसको मैं केस नंबर 9 कह रहा हूं, ठीक है। अब तक 8 केसेस किए हम लोगों ने, तो केस नंबर 9, केस नंबर 9, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स कैसे काउंट किए जाए। तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, तभी आप काउंट कर सकते हैं, वरना मुश्किल है, ठीक है। तो ड्रॉ, क्वेश्चन ही यही हो गया, ड्रॉ ऑल पॉसिबल बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स with formula क्या फॉर्मूला बताता हूं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स विथ फॉर्मूला ए। पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला है C7H8। नाउ हियर ना DB कम्स इनटू एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, DB बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए कैसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इसकी DB निकालिए, 7 7 + 1 8 - 8/2, 8/2, DB 4 आ रहा है,
चूंकि ये लिखा हुआ है कि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है तो एक तो बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बनने से डीबी सारा खर्च होता है, एक रिंग में खर्च हो गया, पाई बॉन्ड में खर्च हो गया, तो अब डीबी तो बचा नहीं मेरे पास, यानी बिना पाई बॉन्ड और रिंग ऐड किए मुझे एक कार्बन ऐड करना है, एक कार्बन में एक ही तरीके से ऐड कर सकता हूं, यानी टॉलुइन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं सिर्फ और सिर्फ टॉलुइन बना पाऊंगा। अगला क्वेश्चन है C8H10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बी, मुझे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनाना है C8H10। अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल फर्स्ट फिगर आउट dB. dB is equals to 8 plus 1 minus 10 by 2, 10 by 2 यानी 9 minus 5 4 आ जाएगा। ठीक है, dB 4 आ रहा है। अगर dB इसका 4 आ रहा है, ठीक है, अगर dB इसका 4 आ रहा है तो एक तो 4 का 4 पूरा dB खर्च हो जाएगा बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बनाने में। तो अगर मैं इसका बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर बना दूं 1 2 3 4 और 4 चौथा रिंग में खर्च हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। अब मैं बहुत कुछ ऐड कर सकता हूं, तो सिर्फ कार्बन ऐड कर सकता हूं, कोई पाई बॉन्ड ऐड नहीं कर सकता, कोई रिंग नहीं ऐड कर सकता। 6 कार्बन लगने के बाद अभी भी 2 कार्बन बचे हैं, तो मुझे इस बेंजीन रिंग पे 2 कार्बन लगाने हैं, एक ही पे 2 लगा दीजिए, ऑर्थो पे लगा दीजिए। देखिए ये और ये पोजीशन सेम है। ठीक है, मेटा पे लगा दीजिए, मेटा के लिए भी मैं कह सकता हूं ना, मेटा के लिए भी मैं कह सकता हूं ये और ये पोजीशन सेम है, और एक और बन जाएगा आपका ऐसे ही पैरा वाला। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है जो इस फॉर्मूले से होता हो। तो C8H10 भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, C8H10। अब अगला क्वेश्चन है C7H8O। C7H8O, ठीक है, इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो देखिए कैसे बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स को अप्रोच करते हैं। C7H8O, अब ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इतना तो पक्का है कि बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप dB निकालिए, इसका dB कितना आ जाएगा, dB आ जाएगा 7 + 1 8 - 8 by 2 यानी 8 - 4 4 हो जाएगा। ठीक है, dB 4 हो गया। अब अगर इसका dB 4 है तो मैं बेंजीन रिंग बनाने में इसका dB पूरा खर्च कर बैठूंगा, पूरा खर्च हो जाएगा dB। ठीक है, पूरा dB खर्च हो गया। अब मेरे पास मैं कोई रिंग और डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। 6 कार्बन लगाने के बाद अभी भी मेरे पास एक कार्बन मौजूद है और एक ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन लगाना है बिना अनसैचुरेशन के, बिना रिंग ऐड किए। तो एक काम करते हैं, पहले O लगाते हैं। अगर मैं यहां पे OH लगाता हूं तो कार्बन में यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, इसका देखिए मैंने O पहले लगा दिया, अगले केस में कार्बन पहले लगा दूंगा। ठीक है, तो पहले O लगा दिया, O लगाने के बाद कार्बन में एक यहां लगा सकता हूं, दूसरा और तीसरा, 3 पोजीशन है, ये और ये पोजीशन एक जैसी है, ये और ये पोजीशन एक जैसी, ये अलग है। ठीक है, तो यानी मैं 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल मिल जाएगा मुझे यहां पे, OH CH3, OH CH3, OH CH3, ये तो 3 स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, फिर क्या एक स्ट्रक्चर बन सकता है, पहले मैंने O लगा के कार्बन रखा, अब की बार मैं कार्बन लगा दूं। अगर मैं कार्बन पहले लगा देता हूं, ठीक है, कार्बन अगर मैं पहले लगा देता हूं, एक चीज और हो सकता है ना, O लगाने के बाद मैं कार्बन को यहां भी लगा सकता हूं, मैं कार्बन को यहां 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 लगाने में यहां भी लगाया जा सकता है कार्बन। तो एक पॉसिबिलिटी और हो जाएगी इसकी, है ना, इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो जाएगी, कार्बन यहां भी लगा सकता हूं, यानी OC एनिजॉल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 तो स्ट्रक्चर ये बन गए, जहां पहले ऑक्सीजन लगाया और फिर कार्बन लगाया। अब पहले अगर मैं कार्बन लगा दूं, अगर पहले मैं कार्बन लगा दूं तो OH कहां कहां लगा सकता हूं, तो कार्बन पहले अगर मैं लगा दूं तो एक OH तो मैं यहां लगा सकता हूं, यहां या OH को मैं कहां कहां लगा सकता हूं। देखिए OH को मैं देखिए मैंने किया क्या, फर्स्ट केस में O लगाया और कार्बन यहां 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 4 पॉसिबिलिटी आपको मिल गई। आप देख सकते हैं 4 पॉसिबिलिटी मिल गए। अब की बार पहले O लगा के फिर कार्बन लगाया था, अब की बार मैं
पहले कार्बन लगा के अब O लगा रहा हूं, O मीन्स OH। OH कहां कहां लग सकता है, एक यहां लग सकता है, ओके। ये पोजीशन पे नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां OH लगा दूंगा तो उसके बगल में कार्बन है, तो हो चुका है, OH के बगल में कार्बन है। जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 2 मिथाइल फिनॉल कहेंगे, यहां पे भी आप 1 2 नंबरिंग करेंगे 2 मिथाइल फिनॉल कहेंगे, तो IUPAC नेम सेम आएगा। इस OH को आप यहां भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब यहां लगाएंगे तो नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल, और 3 मिथाइल फिनॉल हो चुका है, 1 2 3 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। ऐसे ही इस OH को आप यहां भी नहीं लगा सकते, यानी इसमें एक ही पॉसिबल फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल का CH2OH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये 5 कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, है ना, पॉसिबल हैं, जिनका फॉर्मूला क्या हो सकता है, C7H8O हो सकता है, अगर मुझे बेंजीनॉइड कह दिया गया है तो, ठीक है। कैसे, मैंने पहले DB निकाला और बेंजीनॉइड चूंकि कह दिया है तो मैंने सारा DB खत्म कर दिया, और मैं श्योर था कि बाकी बचा एक कार्बन और एक ऑक्सीजन कभी भी लगेंगे तो वो आपके, है ना, बिना डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग के ही लगेंगे, क्योंकि DB सारा खर्च हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे, है ना, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स जो है, बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जाता है। तो लेक्चर नंबर 4 और 5 में मैंने आपको सिखाया कि कैसे आइसोमर्स को गिना जाता है, ठीक है, कैसे आप सिस्टमेटिकली गिनते हैं ताकि आपसे कहीं कोई आइसोमर छूट ना जाए, है ना, और कहीं आप जो है ना गलत ना गिने। तो मुझे लगता है कि इन 2 लेक्चर्स में आपने, है ना, आइसोमर्स गिनना सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और यही करेंगे, लेकिन अब की बार मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आप बिना गिने ही नंबर ऑफ काउंटिंग सही गिन लेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, ठीक है। तो वो लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा, और याद रखिए 6 लेक्चर के बाद हम लोग फिर उस डोमेन में एंटर करेंगे जिसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे टिपिकली किताबों में दिया रहता है कि क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का, और तमाम चीजों में बातचीत करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल आइसोमेरिज्म वो लेक्चर नंबर 7 से शुरू होगा। अगले लेक्चर में भी मैं आपको आइसोमर्स काउंट करना सिखाऊंगा, लेकिन बिना गिने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।